नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल धामपुर स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत का संवैधानिक इतिहास। जो भी रेगुलेटिंग एक्ट थे जो 1773 से लेकर बने थे 1858 तक, वहाँ के सारे एक्ट्स की आज हम बात करेंगे। ये फ्री बैच है, फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया हमने पॉलिटी का। आज हम पहला लेक्चर है और ये बिल्कुल फ्री रहेगा, ठीक है दोस्तों, आप सभी के लिए। ये प्रत्येक एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इस शुरू किया गया है। तो आज पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। पॉलिटी का पहला लेक्चर है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं हम अब आगे की ओर। तो दोस्तों, बात है 16वीं सदी की, जब दुनिया का कुल उत्पादन का 1/4 भारत में तैयार होता था। जो कच्चा माल था दुनिया का, वो 1/4 माल भारत में तैयार होता था। इसी वजह से इस मुल्क को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आपने सुना होगा भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में माल तैयार होता था। कच्चा माल हो गया, मसाले हो गए, बाकी और भी सोना बहुत होता था भारत में। तब दिल्ली की तख्त पर मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की हुकूमत थी। उस समय जो है, जो 16वीं शताब्दी का अंत चल रहा था, जलालुद्दीन जो मोहम्मद अकबर जी, उनकी हुकूमत थी, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं आगे की ओर। तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसी कारण जो है, विदेश से जो लोग आते थे वो भारत में व्यापार करने के लिए आते थे। उसी रूप में ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी आई भारत में, जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 में हो गई थी, ठीक है दोस्तों। इस कंपनी को बनाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद और उपनिवेशीकरण को बढ़ावा देना था, यानी कि अपना बिजनेस बढ़ाना था और ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित करना भी था। ब्रिटेन के उस दौर के बारे में एक कहावत बहुत प्रचलित है कि ब्रिटिश राज में सूरज कभी अस्त नहीं होता, ठीक है दोस्तों। तो उस समय की एक कहावत है कि ब्रिटिश का राज जहाँ पर होता है वहाँ पर सूरज कभी अस्त नहीं होता, यानी कि उसके ख़राब दिन नहीं आते, अच्छे ही दिन होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखना, आपको एक फैक्ट्स याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी सूरत में, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं आगे की ओर। तो हम थोड़ा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास जान लेते हैं, जो कि इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। इसे यथाकथा जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। इसे ब्रिटेन की महारानी ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए 21 वर्षों की छूट दी थी, ठीक है दोस्तों। बाद में कंपनी का क्या हुआ? बाद में कंपनी ने भारत के लगभग सभी क्षेत्रों पर अपना सैनिक तथा प्रशासनिक आधिपत्य जमा लिया। जो भारत के अधिकतर क्षेत्र थे, पहले तो ये कंपनी व्यापार के उद्देश्य से आई थी, लेकिन फिर बाद में अपना सैनिक और प्रशासनिक आधिपत्य भी जमाने लगी, यानी कि अपना साम्राज्य को विस्तार करने लगी, उसको स्थापित करने लगी। 1858 में इसका विलय हो गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका विलय हो गया 1858 में। इसके बाद भारत में ब्रिटिश राज का राज हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश राज का एक पूरा स्थापित्य जम गया। और इसका जो है ना, उद्देश्य था कि भारत में ब्रिटिश राज लाना, ठीक है दोस्तों, और लाया भी। तो चलते हैं हम रेगुलेटिंग एक्ट पर। तो ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने जो व्यापार करती थी ये अपने तरीके से करती थी, लेकिन जो ब्रिटेन में बैठे थे वे सोचते थे कि इनको रेगुलेट करने के लिए कोई एक्ट्स वगैरह लाए जाएँ कि इनके भी नियम हो। इनके कोई नियम कानून तो थे नहीं, किसी से व्यापार कर लिया, कभी भी किसी दूसरे को व्यापार करने नहीं देते थे, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट की शुरुआत हुई। तो चलते हैं अपने पहले रेगुलेटिंग एक्ट पर। तो पहला एक्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। पहला एक्ट कौन सा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पहला कदम उठाया गया। यानी कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी भारत में, तो ब्रिटिश की संसद के अधीन तो वह आती नहीं थी, मतलब कि उसके नियम के अनुसार नहीं चलती थी। तो उसी को नियमित करने के लिए 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसने बंगाल के गवर्नर को, जो फोर्ट विलियम में रहते थे, उसको गवर्नर जनरल बंगाल का नामित किया, यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया भारत जो भी था, ठीक है दोस्तों, जो फोर्ट विलियम में रहते थे। तो आगे चलते हैं। वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? वो था लॉर्ड क्लाइव, जो 1757 में
बना था। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। और 1774 में ये वारेन हेस्टिंग को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। गवर्नर जनरल की कार्यपालिका में जो उसकी परिषद थी, इसकी स्थापना की गई, जिसमें 4 सदस्य थे। कोई अलग विधान परिषद नहीं थी। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी अलग विधान परिषद नहीं थी। इसकी जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी, इसके 4 सदस्य होते थे। इसमें एक गवर्नर जनरल और 4 अन्य। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम आगे की ओर। इसने बम्बई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। यानी कि जो भी पहले गवर्नर जनरल थे, पहले बंगाल में अलग था गवर्नर, बम्बई में अलग था, मद्रास में अलग था। तो क्या करा, बम्बई और मद्रास के गवर्नर जनरलों को, जो गवर्नर थे वहाँ के, उसे गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया, जिसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1774 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, न्यायालय के रूप में, जिसके जो पहले जज थे वो थे एलिजा इम्पे। ये आपको नाम याद रखना, पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के पहले जज वो थे एलिजा इम्पे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे की ओर। तो कलकत्ता में स्थापना होगी सर्वोच्च न्यायालय की। पहला सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में बनाया गया था 1774 ईस्वी में। आगे है, इसने कंपनी के नौकरों को किसी भी निजी व्यापार में शामिल होने या मूल निवासियों से रिश्वत लेने पर रोक लगा दी। यानी कि निजी व्यापार में जो नौकरों को शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो कंपनी के नौकर होंगे वो निजी व्यापार में शामिल नहीं होंगे, और जब वहाँ के मूल निवासी होंगे उनसे रिश्वत नहीं लेंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के शासी निकाय बना, जिसको अपने राजस्व रिपोर्ट देनी होती थी। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी रिपोर्ट देगी, राजस्व रिपोर्ट की, कितना उनने रेवेन्यू कलेक्ट किया है, वहाँ से कितना कमाया है, कितना खर्च किया है। ठीक है, तो चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट था 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हुआ कि कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच प्रतिष्ठित कर दिया। वाणिज्यिक कार्यों के लिए निदेशक मंडल, और जो प्रतिष्ठित ये राजनीतिक कार्य थे इनके मामलों के लिए एक नियंत्रण बोर्ड बना दिया। मतलब राजनीति में जो थे उनके लिए तो नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की, और वाणिज्यिक जो बिजनेसमैन थे उनके लिए निदेशक मंडल बनाया गया। गवर्नर जनरल की परिषद की शक्ति को घटाकर 3 सदस्य कर दिया। यानी कि जो पहले 4 सदस्य थे, अब वो उनकी पूरी शक्ति जो 3 सदस्य ही बना दिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे की ओर। तो ये जो 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट था, इसमें क्या किया गया, भारतीय मामलों को ब्रिटिश सरकार के सीधे नियंत्रण में रखा। यानी कि जो ब्रिटेन में राज हो रहा था वो सीधे कांटेक्ट में रहेंगे भारतीय मामले जो भी होंगे। भारत में कंपनियों के क्षेत्रों को भारत में ब्रिटिश अधिकार कहा जाता था। यानी भारत में जो कंपनियां बनाई गई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, उसमें जो भारत में ब्रिटिश अधिकार कहा जाने लगा। ठीक है दोस्तों, मद्रास और बम्बई में राज्यपाल परिषदों की स्थापना की गई। यानी कि जो मद्रास था, जो जिसे चेन्नई बोलते हैं, और मुंबई जिसे मुंबई बोलते हैं बम्बई को, उसमें राज्यपाल परिषदों की स्थापना की गई। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आया 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है दोस्तों, पहले हुआ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेट करने के लिए। फिर 1784 का आया पिट्स इंडिया एक्ट, जो पिट्स द्वारा लाया गया था। और अब आया 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या था, भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया। यानी कि जो पहले भारत में व्यापार कर सकते थे, जो भारत के साथ व्यापार करते हैं, मतलब भारत का जो कच्चा माल था उसका व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, तो इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया। लेकिन इसमें भी 2 चीज़ें छोड़ दी। एक तो चीन से व्यापार छोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना आपको, चीन और चाय, ये 2 व्यापार छोड़कर सभी पर एकाधिकार समाप्त कर दिया कि अब कोई भी देश आकर व्यापार कर सकता है डायरेक्ट भारत से, और चीन के साथ व्यापार नहीं कर सकता, और चाय का व्यापार नहीं कर सकता। ये एकाधिकार भी इनके पास रहा। तो भारत के साथ व्यापार सभी ब्रिटिश विषयों के लिए खुला है। यानी कि भारत के सभी ब्रिटिश विषयों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। ठीक है दोस्तों, और एकाधिकार समाप्त कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। गवर्नर जनरल जो बंगाल का होता था पहले, जैसे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को बनाया गया पहला, उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या किया, बंगाल से भारत पर पहुंच गए। ठीक है दोस्तों, पहले बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, लेकिन अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया।
भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो एक क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन था कि भारत का पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर वो था लॉर्ड क्लाइव 1757 में। फिर बंगाल का गवर्नर जनरल वो बना 1774 में वॉरेन हास्टिंग। फिर क्या हुआ 1833 में भारत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ, वो हुआ लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये आपको ध्यान से लिखनी है बातें, नोट्स बनाने हैं आपने, ठीक है दोस्तों। तो आगे इसमें देखते हैं और क्या क्या था। यह ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की इस दिशा में अंतिम कदम था। यानी कि जो ब्रिटिश भारत था, जब ब्रिटिश का राज हो चुका था उस समय, तो केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम था। तो नेक्स्ट चलते हैं। अधिनियम के रूप में भारत के लिए एक केंद्रीय विधायिका की शुरुआत बम्बई और मद्रास प्रांतों की विधायी शक्तियों को छीन लिया। इससे जो है ना बम्बई और मद्रास के जो प्रांतों की विधायी शक्तियाँ थी वो छीन ली गई। इस अधिनियम ने एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया और यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। यानी बिजनेस जो ख़त्म कर दिया, बिजनेस को अलग कर दिया और प्रशासन को अलग कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं आगे की ओर। 1833 के बाद आया है 1853 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या था, इसमें गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें विधायी कार्य अलग होंगे और कार्यकारी कार्य अलग होंगे। केंद्रीय विधान परिषद में 6 सदस्य, 6 में से 4 सदस्य मद्रास, बम्बई, बंगाल और आगरा की अस्थायी सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए थे। और इसने कंपनी के सिविल सेवकों की भर्ती के आधार पर रूप में खुली प्रतियोगिता एक प्रणाली की शुरुआत की। भारतीय सिविल सेवा सभी के लिए खुली थी, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या किया गया, जो कंपनी के सिविल सेवक थे, जो कंपनी में जॉब करते थे, उसकी भर्ती खोल दी, ओपन कर दी कि इसमें अब कोई भी एग्ज़ाम देगा और पास करेगा और सीधे कंपनी को ज्वाइन कर लेगा। इसमें ये भी शुरुआत की गई। नेक्स्ट चलते हैं। 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इसमें बहुत बदलाव हुए थे, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखने हैं। कंपनी के शासन को भारत में क्राउन के द्वारा शासन प्रतिस्थापित किया गया। यानी कि जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी भारत में, वो 1858 के एक्ट से क्राउन पर पहुंच गया, मतलब कि सीधे ब्रिटेन में बैठी हुई महारानी के देखरेख में। ब्रिटिश क्राउन की शक्तियों का प्रयोग भारत के राज्य सचिव द्वारा किया जाना था। यानी कि भारत में राज्य सचिव का पद बना दिया कि वो सीधे जो है ना रहेगा तो वहाँ इंग्लैंड में ही, लेकिन वो वहीं से सीधे भारत की देखरेख करेगा। उन्हें भारत की परिषद द्वारा सहायता प्रदान की गई, जिसमें 15 सदस्य थे। जो भारत सचिव का पद था, इसके लिए एक परिषद बनाई गई और उसमें 15 सदस्य बनाए गए। यह क्वेश्चन पूछ लेता आपको, ठीक है दोस्तों, कि 1858 के एक्ट से ये भारत सचिव का पद कब बना। तो नेक्स्ट चलते हैं। 1858 के एक्ट में यह था कि उन्हें वायसराय के माध्यम से उनके एजेंट के रूप में भारतीय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रण दिया गया। जो भी भारत का सचिव था वो रहेगा तो इंग्लैंड में ही, लेकिन जो भारत में वायसराय बनाए गए वो सीधे उनके कॉन्टैक्ट में थे। गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया, तो गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना आपको कि लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के पहले वायसराय थे और वे 1858 में बने थे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एवं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ख़त्म कर दिया। जो भी कंपनी को नियंत्रित करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बने थे, उनको 1858 के एक्ट से एंड कर दिया गया, उनको समाप्त कर दिया, ठीक है दोस्तों। वो चीन और चाय के साथ जो एक अधिकार था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो भी समाप्त कर दिया। आगे चलते हैं। अब आ गया 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। इसमें क्या था, इसने पहली बार वायसराय की कार्यकारी प्लस विधायी जो परिषद थी, जो गैर सरकारी थी, जैसी संस्थाओं में भारतीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। इसका मतलब क्या है, जो ये वायसराय की कार्यकारी परिषद थी, विधायी परिषद थी, इसका जो नेतृत्व था वो भारतीयों को भी दिया जाने लगा, ठीक है। 3 भारतीयों ने विधान परिषद में प्रवेश किया।
तो वे 3 भारतीय जो थे वो कौन कौन थे, वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि 3 भारतीय पहले कौन थे जिन्हें परिषद में प्रवेश किया गया। केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, जो केंद्र और प्रांत मतलब राज्य थे, उनमें जो है विधान परिषदों की स्थापना की गई। नेक्स्ट चलते हैं। 1858 का एक्ट प्रदान करता है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधायी कार्यों का संचालन करते समय गैर सरकारी सदस्यों के रूप में कुछ भारतीय होने चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बताया कि भारतीय तो कभी नेतृत्व जारी कर दिया कार्यकारी परिषद में और विधायी परिषदों में। इसने पोर्टफोलियो प्रणाली को वैधानिक मान्यता प्रदान कर दी। जो भी मंत्री परिषद होता है पोर्टफोलियो, वो एक वैधानिक रूप से माने जाने लगा। बम्बई और मद्रास प्रांतों को विधायी शक्तियों को बहाल करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें विधायी शक्तियों को बहाल कर दिया गया। फिर से जो पहले बंद कर दी गई थी बम्बई और मद्रास की, वो अब फिर से शुरुआत करने लगी। तो आगे चलते हैं। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अप्रत्यक्ष चुनाव नामांकन की शुरुआत की गई, यानी कि वोटिंग होने लगी फिर 1892 से। विधान परिषदों का आकार बढ़ाया गया। जो विधान परिषद बनाई गई थी उनका उनका आकार बढ़ाया जाने लगा। विधान परिषदों के कार्यों का विस्तार किया गया, यानी कि उसके कार्य और ज़्यादा दिए गए। उन्हें बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका से प्रश्नों को संबोधित करने की शक्तियाँ दी गई। जो विधान परिषद होती थी, पहले क्या होता था कि जो बजट इंग्लैंड से पास होकर आता था भारत के लिए, वही मान लिया जाता था। उस पर ना तो कोई बहस होती थी, ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता। लेकिन इस एक्ट के द्वारा विधान परिषदों को का कार्य का विस्तार कर दिया और उन्हें जो है ना कार्यपालिका से प्रश्नों को पूछने की शक्ति प्रदान की गई। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आया 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम का अन्य नाम था मोर्ले मिंटो सुधार। ठीक है, ये याद रखना, आपको पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। विधान परिषदों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव कर दिया भाई। इसमें क्या हुआ, विधान परिषद जो होती थी उसके लिए डायरेक्ट चुन सकते हैं। एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को पेश करने का पहला प्रयास था ये। ठीक है, जिसके डायरेक्ट चुनाव होने लगे प्रत्यक्ष। इसने सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम बदलकर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसका नाम बदल दिया और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया। तो आगे की ओर चलते हैं। तो 1909 से और क्या हुआ था कि केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। जो पहले केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य 16 होते थे, वो 60 कर दिए। पृथक निर्वाचक मंडल की अवधारणा को स्वीकार कर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था शुरू की गई। यानी कि मुसलमानों का अलग से वोटिंग का सिस्टम कर दिया इन्होंने। यहीं से फूट पड़नी चालू हो गई भारतीयों में, हिंदू और मुस्लिमों में। वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय जो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा विधि सदस्य के रूप में चुने गए। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। 1919 का भारत सरकार अधिनियम। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। केंद्रीय विषयों का सीमांकन किया गया और उन्हें प्रांतीय विषयों से अलग कर दिया गया। यानी कि जो केंद्र के विषय थे वो प्रांत के विषय से अलग कर दिए। उसके लिए अलग कानून, उसके लिए अलग कानून, उसके लिए अलग काम, उसके लिए अलग काम। प्रांतीय विषयों में द्वैत शासन की योजना, द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी। जो प्रांतीय विषय थे उसमें द्वैत शासन की योजना बनाई गई, जिसे द्वैत शासन की शुरुआत बोला जाता है। द्वैत शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। पहला स्थानांतरित और दूसरा आरक्षित। तो 2 सब्जेक्ट बांट दिए द्वैत शासन में प्रांतों के लिए। पहला था स्थानांतरित और दूसरा था आरक्षित। आरक्षित विषयों पर राज्यपाल विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था। जो आरक्षित विषय थे हमारे, उसमें राज्यपाल विधान परिषद के लिए उत्तरदायी नहीं था। ठीक है दोस्तों, और जो स्थानांतरित विषय थे उसके लिए राज्यपाल उत्तरदायी था। तो आगे की ओर चलते हैं। इस अधिनियम ने पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। 140 सदस्यों वाली विधानसभा और 60 सदस्यों वाली विधानसभा बनाई गई। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना आपको। तो केंद्र में द्विसदनीय सदस्य हो गई और प्रांत में द्वैत शासन हो गया। 140 सदस्यों वाली विधानसभा और 60 सदस्यों वाली विधान परिषद बनाई गई। प्रत्यक्ष चुनाव होने लगे। अधिनियम में यह भी आवश्यक था कि वायसराय की कार्यकारी परिषद जो थी, कमांडर इन चीफ के अलावा
6 सदस्य में से 3 भारतीय होंगे, यानी 50% का पार्टनरशिप कर दी। लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो 1919 से क्या था, और ये लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत में इसकी प्रावधान लाया गया। नेक्स्ट है हमारा भारत का सरकार अधिनियम 1935, जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि भारत के वर्तमान जो संविधान है उसमें इसी से 200 से ज़्यादा अनुच्छेद लिए गए हैं। तो इसके तहत क्या हुआ, अधिनियम में प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल करके एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया। ठीक है दोस्तों, हालांकि परिकल्पित संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया, यानी कि जो भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया वह कभी अस्तित्व में नहीं आया। 3 सूचियाँ अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों को 3 सूचियों के मध्य में विभाजित कर दिया, अर्थात संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। इसमें क्या करा कि जय की बहुत सारे विषय होते हैं कि हमने उसके 3 टॉपिक्स बना दिए कि कुछ विषय पहले में, दूसरे में, तीसरे में, तो 3 सूची तैयार कर दी गई 1935 के अधिनियम द्वारा। पहली थी संघीय सूची, दूसरी थी प्रांतीय सूची और तीसरी थी समवर्ती सूची। आगे चलते हैं। केंद्र के लिए संघीय सूची में 59 विषय शामिल किए गए, जो अभी मैंने बताई थी ना, 3 सूचियाँ थी, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। तो संघीय सूची में क्या हुआ, 59 विषय शामिल किए गए। प्रांतों के लिए प्रांतीय सूची में 54 विषय शामिल किए गए और दोनों के लिए समवर्ती सूची में 36 आइटम शामिल किए गए, यानी कि विषय। अपशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल में निहित थी। ठीक है दोस्तों, जो अपशिष्ट, इनके अलावा भी जो विषय बच गए थे वो गवर्नर जनरल को दे दिया गया कि गवर्नर जनरल देख रेख करेगा। तो फिर क्या हुआ, अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। जो 1919 के एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी, वो 1935 के अधिनियम के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई, जो प्रांतीय अपना नियम खुद बना सकते हैं, यह स्वायत्तता की शुरुआत की गई। आगे चलते हैं। इसने केंद्र में द्वैध शासन को अपनाने का प्रावधान किया गया। जो पहले प्रांतों में हुआ करता था, 1919 के एक्ट से बनाया गया था कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई, वो 1935 का अधिनियम से ख़त्म कर दी। लेकिन अब केंद्र में पहुंच गई है, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। वे 6 प्रांत कौन कौन से थे? पहला था असम, बंगाल, बम्बई, बिहार, मद्रास और संयुक्त प्रांत, जो वर्तमान का यूपी है। संयुक्त प्रांत को वर्तमान का यूपी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला असम हो गया, बंगाल हो गया, बम्बई हो गया, बिहार हो गया, मद्रास हो गया और संयुक्त प्रांत। ये पूछा जाता है कि द्विसदनीय व्यवस्था पहले लागू कहाँ की गई। तो आगे की ओर चलते हैं। तो हमारा आज का लास्ट अधिनियम है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसने भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित किया। ठीक है दोस्तों, इसने जो भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य, क्योंकि 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था, फिर उसी के लिए 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया। केंद्र और प्रांत दोनों में जिम्मेदार सरकारों की स्थापना की गई, यानी कि जो प्रांत थे, राज्य थे, उनमें अलग सरकार की स्थापना की गई और केंद्र में अलग इसकी। वायसराय भारत और प्रांतीय राज्यपालों को संवैधानिक सामान्य प्रमुख के रूप में नामित किया गया, यानी कि जो वायसराय था और जो प्रांत के राज्यपाल थे उन्हें सामान्य प्रमुख बना दिया गया संवैधानिक के रूप में। इसने संविधान सभा को दोहरे कार्य, संविधान और विधायी सौंपे और इस डोमिनियन विधायिका को एक संप्रभु निकाय घोषित किया। यानी कि 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम था, इसने क्या कार्य किया, इसने संविधान सभा का निर्माण कराया। जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, उसने जो है ना संविधान सभा का निर्माण कराया और उसे 2 कार्य दिए गए। पहला कि उसे संविधान बनाना है, संविधान का निर्माण करना है कैसे भी करके, और विधायी नियम सौंपे गए कि जो हमारे नियम कानून होंगे वो किस प्रकार से लागू होंगे किस क्षेत्र पर, और भारत को डोमिनियन विधायिका को एक संप्रभु निकाय घोषित कर दिया, यानी कि ये अपने नियम खुद बना सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था कि आज हमारे पहली क्लास हो गई पॉलिटी की है। अब
कल को दूसरी क्लास आएगी, फिर तीसरी आएगी, तो अब संविधान पूरा कंप्लीट करेंगे एक बार से। तो अब थोड़ा हम सब्जेक्टिव वाइज चलेंगे जो प्रत्येक एग्ज़ाम में आते हैं बार बार। तो उसी के लिए पहली क्लास थी। अब आगे ये कैबिनेट मिशन होगा, भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह होंगे, कुछ ये चलेंगे। फिर संविधान स्टार्ट करेंगे, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नागरिकता, डीपीएसपी वगैरह, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तक लेकर जाएंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।